स्वागत है साथियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, रिलैक्स होंगे, मस्त होंगे। आज की जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो परिसंचरण तंत्र पार्ट 4। ये जो हमने लिखा हुआ है ये आपको संकेत कर रहा होगा कि हमारे 3 वीडियोज और आ चुके हैं। आप उन्हें क्रमबद्ध तरीके से बैक जा कर के देख सकते हैं, पीछे जा कर के आप उन्हें देखें। कुछ इस तरीके की जो टॉपिक है हमारी परिसंचरण तंत्र पार्ट 4 जो लिखा है, इसके पहले का जो 3 वीडियो हैं उसमें क्रमागत तरीके से हमने वो बात बोली है, आप उसे ज़रूर देखें। और अब मान के चलें कि जो महत्वपूर्ण है भाग वो रक्त का, जिसकी चर्चा हो रही थी पिछले वीडियो में, आरबीसी की। आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएँ। ये वाकई में इनका बड़ा योगदान है हमारे शरीर में। कमी ज़्यादा वो बहुत बड़ा मसला है। अगर आरबीसी कम हो गई तो क्या होगा और अगर ज़्यादा हो गई तो क्या होगा। कम होने पर और आरबीसी ज़्यादा होने पर क्या होता है, ध्यान दीजिए। अगर आरबीसी कम हो गई है तो पक्की बात है आपको एनीमिया होगा, जिसे रक्ताल्पता कह सकते हैं। ये ध्यान दें, कम होने पर एनीमिया यानी रक्ताल्पता अर्थात रक्त की कमी हो जाएगी। आपके शरीर में वो ब्लड कम हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, मैं ये बार बार कहूँगा कि ब्लड नहीं कम होता है। सच पूछो तो आपके शरीर में वो आरबीसी की काउंट घट जाएगी, जो आपका ब्लड है वो हल्का हो जाएगा, यानी वो आप कह सकते हैं उतना गाढ़ा नहीं रहेगा। ब्लड आरबीसी कम होगी, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन सही से नहीं होगा, ऐसे तमाम कारण हो जाएंगे। फिर आप समझिएगा ये एनीमिया होने का और भी कारण हो सकता है। क्यों ऐसा होता है, आप ये कह सकते हैं सर आरबीसी कम ही क्यों हो रही है, जब इतना ज़्यादा दिक्कतें आती हैं शरीर में, तो ये कम ही क्यों हो रही है। ये कम होने का कारण समझ लीजिए, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विटामिन B12 जब भी पूछा जाए, विटामिन B6, अगर आपके शरीर में एनीमिया है तो पक्की बात मान के चलें, या तो विटामिन B12 कम है, या तो विटामिन B6 कम है, या फिर आपको बहुत तेज से कहीं पर चोट लगी थी जिसमें रक्त का स्राव ज़्यादा हो गया, यानी रक्त ज़्यादा बह गया। रक्त ज़्यादा बह गया है, अगर ऐसा कंडीशन है तो भी आपको फिर एनीमिया होगा। रक्त ज़्यादा बह जाएगा तब तो दिक्कत है ना आपको। फिर बात वही हो जाएगी कि एनीमिया हो जाएगा। क्लियर है। और अगर ज़्यादा हो गया तो हो जाएगा पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया यानी अगर आपके शरीर में आरबीसी बढ़ भी जाएगी ना, फिर तब भी दिक्कत है। दिक्कत वह है कि आरबीसी का बढ़ना भी और आरबीसी का घटना भी, ये दोनों ही दृष्टिकोण में हानिकारक हैं। जैसे डब्ल्यूबीसी की काउंट घटी तब भी आप रोगी हुए, और डब्ल्यूबीसी की काउंट बढ़ी तो भी आप रोगी हुए। बढ़ना घटना दोनों जगह हानिकारक ही होता है शरीर में। तो आरबीसी अगर बढ़ गई, ज़्यादा हुई, तो पक्की बात मान के चलें आपको पॉलीसाइथीमिया नामक रोग होगा। और ये रोग जब हो जाएगा, और इसका कारण आप जानना चाहोगे तो इसका कारण बड़ा ही रोचक है। पॉलीसाइथीमिया यानी आरबीसी आप ज़्यादा वर्क करें, ज़्यादा वर्क करने पर यानी बहुत ज़्यादा काम करने पर, ज़्यादा एक्सरसाइज करने पर, आप बहुत ज़्यादा अभ्यास कर रहे हैं, यानी जिम वगैरह ज़्यादा जा रहे हैं, अर्थात उसका भी एक रेगुलेशन होता है, एक टाइमिंग होती है। आप दिन भर जाके जिम ही में ही बैठ जाएं और दिन भर वर्कआउट करते रहें तो पक्की बात है आरबीसी बढ़ जाएगी। ये क्लियर है। तो आरबीसी बढ़ जाती कुछ इन कंडीशनों पर, ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करने से, ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ सेवन कर लें कि आरबीसी ही बढ़ता रहे। ज़्यादा आप फल फ्रूट बहुत ज़्यादा खाने लगें तो भी आरबीसी बढ़ जाएगी। एक रोचक बात बताएं, आप ज़रा ध्यान दें कि हमारे और आपके घर पे, हम सब के घर पे वाकई में ऐसा होता है कि जो अवस्था के एक दूसरे पड़ाव पे पहुंच जाते हैं, यानी 40, 45, 50 की उम्र हो जाती है जब हमारे माता पिता की, तो वो अक्सर इस बात की जिद करते हैं
जिद क्या, उनके मनोभाव ऐसे बदल ही जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमें अब वैष्णो देवी जाना है, हमें वहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है। ऐसा होता है कि नहीं होता? तीर्थ यात्रा जिसे आप कह सकते हैं। तो वो तीर्थों पर जाने की वो जिद, वो होड़ घर में एक नॉर्मल सी बात होती है, वो सबके घर में सबके साथ है। और एक निश्चित स्टेज आने पर आपकी वो अवस्था है, आप अभी पार्क वगैरह घूमना चाहते होंगे और अभी आप वो ज़्यादा कुछ ना देख करके ताजमहल देखना चाहते हैं। ये अवस्था जो है ना आपकी, वो आपको बहुत ही अलग अलग तरीके का वो मिजाज आपका बदलती है। और सच पूछे तो आपका भी मिजाज कुछ इसी तरीके से होगा, मेरा वहाँ तक मानना है। अब ये मान के चलें कि वो जो बूढ़े बुजुर्ग हमारे माता पिता जब वो वैष्णो देवी जाएंगे, वाकई में यहाँ घर पे उन्हें काफ़ी थकान है, चलने फिरने में असमर्थ हैं, बहुत ही समस्याएं हैं, ये सबके साथ है। लेकिन वो वैष्णो देवी गए, पहाड़ों की चढ़ाई होगी, काफ़ी ऊंचाई पर जाना होगा, होता है ना। तो जब वो ऊंचाई पर जाएंगे वो थक जाएंगे, उनके पैरों में दर्द होगा ये सारी बातें। और फिर वो दर्शन करने के बाद जब वो लौट करके घर आते हैं, 7-8 दिन 6 दिन जैसा जिसकी दूरी हो, वो एक जो पूरा आंकड़ा तय करने के बाद जब वो घर आते हैं वो बड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं। और दूसरे दिन उतनी कठिनाई होने के बावजूद भी ये कहते हैं, हाँ बढ़िया कठिन था चढ़ना और वहाँ से आना जाना, लेकिन हम तो फिर जाएंगे, अगले वर्ष फिर जाएंगे। ऐसा क्यों? वो कठिनाई आप एक बार झेलोगे तो आप कहोगे नहीं मुझे ऐसा करना ही नहीं है, मैं ऐसी जगह क्यों जाऊँ जहाँ इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें। फिर आप वो जिद क्यों करते हैं और वो जाने की इच्छा क्यों बन जाती है और वो फिर से नई ऊर्जा कहाँ से आ जाती है? जानते हो कहाँ से? उसका सीधा कारण है कि अगर आप ऊंचाई पर जा रहे हैं, इस बात को बहुत ध्यान देना, ऐसा प्रश्न एग्जामिनर आपसे कर सकता है। ये आपका वो ज्ञान है जो आपने मस्तिष्क में इस तरह समाहित करे रहेंगे और कभी भी एग्जामिनर आपका रिवर्स होकर के कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन पूछे कि ऊंचाई पर जाने पर या ऊंचाई पर रहने वाले लोगों के गाल ज़्यादा लाल होते हैं, क्यों? पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले, जो पहाड़ों पर, जो नेपाल की चोटियों के आसपास अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो पहाड़ों पर रह रहे हैं, उनके गाल हम लोगों की अपेक्षा उनकी जो त्वचा है वो काफ़ी चिकनी होगी, लाल लाल होगी। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण है, देखिएगा अभी समझ जाइएगा आप। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी बढ़ती है, देख लीजिए आरबीसी की मात्रा क्या होगी, प्लस प्लस प्लस, यानी बढ़ेगी आपके शरीर में। तो आरबीसी का काउंट घटा हो तो चले जाइए वैष्णो देवी। अगर आप थकान महसूस कर रहे हैं बार बार, चले जाइए वैष्णो देवी। आरी बात समझ में? अगर आपको एनीमिया का जरा सा भी लक्षण है तो निकल जाइए वैष्णो देवी। आप ऐसे तीर्थ स्थानों पे चले जाइए जहाँ पर आपको पहाड़ों की चढ़ाई करनी हो, जहाँ आपको धरातल से काफ़ी ऊंचाई पर जाना हो। आप ऐसी जगह पहुँचें, आपको पक्की बात है रिलैक्स हो महसूस होगा और आपके शरीर में आरबीसी जरूर बढ़ेगी। क्या आप इस प्रक्रिया को समझना चाहते हैं ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा अगर ये जानना ही चाह रहे हैं तो आप जान लीजिए, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे ना तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी इसलिए होगी शरीर में क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन अब कम मिल पाएगा। जो धरातल पर ऑक्सीजन है, जब आप ऊंचाई पर जाओगे तो ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होगी, तो आपको ऑक्सीजन कम मिल पाएगी। और जब आपको ऑक्सीजन कम मिल पाएगी तो आपकी तमाम कोशिकाएं, आपका मस्तिष्क आपके शरीर में उन तमाम चीज़ों को एक्टिव कर देगा कि जल्दी काम करो, ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो वहाँ निर्माणकारी कोशिकाएं ये करेंगी, अच्छा वाकई में हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी पकड़ेगा, तो आरबीसी बढ़ाइए भाई, आरबीसी बढ़ाइए। तो आरबीसी बढ़ाना शुरू कर देंगे। ज़्यादा आरबीसी हो जाएगी तो जल्दी जल्दी जो भी कुछ बचा कुछ ऑक्सीजन वो जल्दी जल्दी ले आने वाले होंगे। जैसे मेरे घर में जब ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा काम हो जाएगा। तो जब ऑक्सीजन कम है वायुमंडल में तो हम क्यों ना अपनी आरबीसी बढ़ा दें? तो ये हम नहीं करते, हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर को उन तमाम कोशिकाओं को जो मेंटेनेंस का काम कर रही हैं, जो आरबीसी का निर्माण करती हैं अस्थिमज्जा में, वो एक्टिव हो जाती हैं और वो ज़्यादा आरबीसी बनाएंगी। एक आरबीसी जितना ऑक्सीजन लाता था अब कई होगी तो सब थोड़ा थोड़ा लाएंगे, तो आपको ऑक्सीजन मिलता रहेगा और आप वहाँ भी अच्छा खासा महसूस कर रहे होंगे, लेकिन आपको पता नहीं चल पा रहा कि हमारे अंदर आरबीसी बढ़ रहा है। और वो जब आप घर आएंगे तो आपको जब वो आरबीसी की ताकत अंदर से आपको मिलेगी तब आप कहेंगे अरे कसम से ये तो बड़ी अद्भुत बात है, हम तो फिर जाएंगे।
वहाँ माता जी के पास, जबकि वो 7 दिन जब वहाँ चढ़ रहे थे, वो चढ़ाई कर रहे थे, वो चल रहे थे, वो पैदल, तो हाथ पाँव में सूजन आ गई थी, दर्द हो रहा था, लेकिन मानेगा नहीं आदमी वो। जानते क्यों? क्योंकि बड़ा रिलैक्स महसूस होगा ना बाद में, आरबीसी बढ़ी है, स्वस्थ महसूस करेंगे आप। इसीलिए आप सोचिए, हमारे जो पूर्वज थे उनका बहुत कुछ आपको मानना ही चाहिए, क्योंकि वो बड़ा रोचक बातें करके, वो रोचक काम करके चले गए। वो भी एक वैज्ञानिक कारण है। देखना जरा, जितने भी मंदिर बने हैं ज़्यादातर वो ऊंचाइयों पर बने हैं, जिससे आप मंदिर पर जाएं तो ज़रूर आपको वो आशीर्वाद मिल पाए। आपके अंदर जब हीमोग्लोबिन, आरबीसी ये सब बढ़ जाएंगे ना, फिर तो आप एक बार वाकई में 50 साल की अवस्था वाला आदमी जिसके पास आरबीसी की काउंट काफ़ी घट गई है, अचानक बढ़ जाए, तो वो जब घर आएंगे तो उनको लगेगा नहीं कि मैं अब तो 4-5 किलोमीटर आराम से पैदल चल सकता हूँ। तो इस वजह से ऐसा होता है। और वो गाल लाल होने वाली बात भी तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि जब ऊंचाई पर आप चले जाएंगे, आरबीसी ज़्यादा होगी तो पक्की बात है वो गाल आपके लाल हो जाएंगे, आपकी त्वचा काफ़ी लाल हो जाएगी, क्योंकि रक्त की मात्रा बढ़ जाएगी। क्लियर है बात ना? तो ये चीज़ें हैं आपके आरबीसी को ले करके, ये महत्वपूर्ण बातें जो मैं करना चाह रहा था आपसे। तो वाकई में ये बहुत ही ज़रूरी था और मैंने इस बात पर चर्चा की। शायद अब आपको ये बात समझ में आ गई आरबीसी की, और तमाम बातें, उन तमाम चीज़ों पर मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ, बहुत सी बातें इसके बारे में ले चुका हूँ। अभी मैं पुनः इस पर बात करूँ, मैं थोड़ी सी बात आपको और ही बता देता हूँ। एक यहीं जब रोग की ही बात कर रहा हूँ तो आप यहीं लगे हाथ यह भी जान लीजिए, रक्तदाब ये चीज़, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने आपसे कहा कि जीएनएम, एएनएम या नर्सिंग का जो भी कोर्स कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि यहाँ वो तमाम जानकारी हम आपको दे पा रहे हैं। रक्तदाब का मतलब हुआ ब्लड प्रेशर, यानी रक्त का दबाव हमारी धमनियों पर, हमारी आर्टरीज पर ब्लड का क्या प्रेशर होता है, यही है रक्तदाब। और ये 2 प्रकार का होगा, एक बार समझना, सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक, डायास्टोलिक, समझना जरा इस बात को अच्छे ढंग से। सिस्टोलिक का मतलब प्राकुंचन, और डायस्टोलिक का मतलब होता है अनुशिथिलन। ध्यान दीजिए, जब हमारा हार्ट ब्लड को आर्टरीज में पंप करता है यानी रक्त फ्लो के साथ बहता है, तो उसकी स्पीड वो प्राकुंचन है। डायस्टोलिक का मतलब जब रक्त फ्लो होने के बाद पुनः जब वो सिराओं में बहने लगता है तो धमनी में प्रेशर कम हो जाता है। बात धमनी की हो रही है, ध्यान देना। जब रक्त फ्लो के साथ बहेगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। ये कल हमने बताया था। उस प्रेशर को झेलने के लिए प्लेटलेट्स बहुत उपयोगी है। और उसमें आप ध्यान दीजिए कि जब इसमें प्रेशर के साथ रक्त बहेगा तो इस पर दबाव बहुत ज़्यादा होगा, और जब रक्त फिर सिराओं में आने लगेगा, यानी एक बार फ्लो होने के बाद, तो थोड़ा सा इसमें दबाव एक बार कम होगा। तो एक दबाव होता है प्राकुंचन का, एक दबाव होता है अनुशिथिलन का। तो जो प्राकुंचन है यानी सिस्टोलिक है, ये दबाव होता है 120, और डायस्टोलिक जो होता है ये होता है 80। और वाकई में ये नापे किस में जाते हैं, और आपको पता है 120/80 लिखा जाता है mmHg। Hg का मतलब ये मिलीमीटर पारे का दाब है। ध्यान दीजिएगा, पारे का दाब, उसमें पारा होता है, वो पारा कितना दाब लगाता वायुमंडल में जाने के बाद 1 मिलीमीटर पर, उस हिसाब से ये कैलकुलेशन कर लिया जाता है आपके रक्त के दाब का। और वो यंत्र कौन सा होता है जिससे रक्त दाब मापा जाता है? कई बार ये पूछा गया आपसे एग्जामों में, स्फेग्नोमैनोमीटर। ये जो यंत्र है ये रक्त दाब मापी यंत्र है। रक्त दाब मापी यंत्र किसे कहेंगे? तो आप कहिए सर, स्फेग्नोमैनोमीटर को रक्त दाब मापी यंत्र कहा जाता है। और इसी के माध्यम से ये ब्लड प्रेशर निकाला जाता है। और उसका देखिए जो नॉर्मल रेंज है, जितना होना चाहिए वो इतना है, जिसमें सिस्टोलिक कितना होना चाहिए 120,
और डायस्टोलिक कितना होना चाहिए 80। ये बात क्लियर है। तो ये आंकड़ा है, लेकिन ये भी बिगड़ता है, रक्तदाब बढ़ जाता है, रक्तदाब घट जाता है। आपने सुना ही होगा ब्लड प्रेशर हाई है, ब्लड प्रेशर लो है, ये बहुत बड़ी बीमारियों का कारण है। दोनों ही बहुत ही घातक है, वाकई में बहुत ही घातक है। मैं इस बात पर भी चर्चा कर ही लेता हूँ आपसे। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया तब भी समस्या है, और अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो भी समस्या है। हाई होने वालों के लिए हार्ट अटैक का बहुत ही ज़्यादा खतरा बना रहता है, और जो लो है उसमें आपको पैरालिसिस वगैरह होने के, हाई में भी पैरालिसिस हो जाते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, मान के चलें। इसको तो कंट्रोल करना ही करना चाहिए हम लोगों को। यहाँ समझिए, अब मैं बताना यहाँ क्या चाह रहा था आपसे, तो यंत्र की बात तो हो ही गई है। एक होता है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर इसका मतलब होता है नाड़ी दाब। नाड़ी दाब कैसे निकाला जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसमें बस इतना ध्यान देना, S-D कर लीजिए, नाड़ी दाब चला आएगा। यदि किसी व्यक्ति का सिस्टोलिक प्रेशर 140 है और डायस्टोलिक 80 है, तो 140 में से 80 घटा दीजिए, 60 आ जाएगा, ठीक है। और किसी व्यक्ति का सिस्टोलिक 120 है और ये डायस्टोलिक 80 है, तो उसका नाड़ी दर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और अगर कभी पूछा जाए पल्स प्रेशर का नॉर्मल रेंज क्या होता है, वो नॉर्मल वैल्यू क्या है, तो 40 से 60 ही होगा। इस बात को ध्यान देना, 40 से कितना होगा, 60 होगा। और वो आपको मैंने ये फार्मूला दे दिया है कि यस में से क्या निकाल दीजिए, डी। और एक महत्वपूर्ण बात और आपको मैं बता ही दूँ, एक होता है MAP। MAP का मतलब मीन आर्टरी प्रेशर, माध्य यानी औसत माध्य प्रेशर का, उस रक्तदाब का औसत माध्य निकालना है अगर आपको, तो मीन आर्टरी प्रेशर यानी औसत मध्य दाब धमनियों का। तो औसत मध्य दाब यानी इस रक्तदाब का औसत फार्मूला अगर निकालना है आपको, तो करना क्या पड़ेगा, आपको 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको डी में। डी का मतलब डायस्टोलिक, और प्लस इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको सिस्टोलिक, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। क्लियर है बात। तो यहाँ ध्यान देना, अगर ये फार्मूला यहीं सेट कर लिया जाए तो क्या किया जाएगा, 2 गुणे 80 किया जाएगा, प्लस कितना करना पड़ेगा 120, और भाग किससे देंगे आप, 3 से। तो 8 दूना 16 यानी 160 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 160 प्लस 120 यानी 280 हो जाएगा। 280 को आप 3 से भाग दे देंगे, तो ये देख लीजिए 9 बार जाएगा 27, एक बचा, तो ये 3, इसके बाद 3 ऐसे करके चला जाएगा। कुछ इतना हमारे रक्तदाब का ये औसत माध्य होता है, इस बात को ध्यान देना। हमारे रक्त का औसत माध्य कितना होता है, तो ये बोल दीजिए 93 समथिंग, है ना, ये इतना औसत माध्य है। और कभी भी किसी का व्यक्ति का दे ही दे आपको कि चलो बताना हमें, किसी व्यक्ति का सिस्टोलिक 160 है, उसी व्यक्ति का डायस्टोलिक मान लीजिए 80 है, ऐसे करके है। अब हमें ज़रा बताना कि अगर किसी व्यक्ति का सिस्टोलिक कितना है और डायस्टोलिक कितना है, तो उसका माध्य कितना होगा, मीन आर्टरी प्रेशर कितना होगा, ठीक है। औसत जो पूछा जाएगा कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का औसत क्या होगा, तो इस फार्मूले से आप उस बात को निकाल सकते हैं। और अगर नाड़ी दर वाली बात आएगी, तो वो बात हमने यहाँ आपके सामने यहाँ बता दिया है। ये पल्स निकालने का फार्मूला है, कोई डाउट अब आपको नहीं होगा। तो आपको स्वस्थ रहने की हमने सलाह दी है, आपको स्वस्थ रहने की वो तमाम जानकारियाँ भी दी है। अगर आपको समस्या है RBC की, कठिनाई है, जरा सा भी आपके शरीर में उन RBC का दिक्कत है, तो आप कृपया जाएं पहाड़ों पर और ऐसी जगह पहुँचें और आपके शरीर में RBC बढ़ेगी। आप अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों को ज़रूर घूमने जाने दें, क्योंकि ऐसा करने से उनके शरीर में RBC बढ़ेगी, उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक होगा। क्लियर है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो RBC में वाकई में ये जो RBC संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे एग्जाम में हमसे बार बार पूछ ही लेते हैं, उस पर थोड़ा सा और भी ये चर्चा होगी। वाकई में RBC पर ही एंटीजन पाए जाते हैं, इस बात को ध्यान दें। अगर एंटीजन की बात आए कि एंटीजन कहाँ मिलेंगे आपको, तो एंटीजन आपको RBC पर ही मिलेगा, ये क्लियर है। और अगर एंटीबॉडी की बात आए
तो एंटीबॉडी आपको कहाँ मिलेगा? तो एंटीबॉडी आपको प्लाज्मा में मिलेगी। एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? अगर ऐसी बात आ जाए तो एंटीबॉडी का निर्माणक WBC होता है। एंटीबॉडी का जो निर्माण करता है वो WBC है। और एंटीबॉडी मिलेगी कहाँ आपको? तो प्लाज्मा में मिलेगी। और एंटीजन कहाँ आपको मिलेगा? तो RBC में मिलेगा, है ना। और इस महत्वपूर्ण बात को आगे बढ़ाएं इसके पहले एक महत्वपूर्ण आंकड़ा मैं आपको दे ही दूं कि ये जान लीजिए कि 1628 में विलियम हार्वे, थोड़ा सा आप इसको अच्छे ढंग से बना ही लीजिए अपनी कॉपी पर, 1628 विलियम हार्वे और 1659 क्रिस्टोफर ब्रेन और 1666 रिचर्ड लोबर और 1667 बैप्टिस्ट डेनिस। और इसके बाद सन 1900/1901/1902 जैसी किताबों ने लिख रखा है, ये बात होगी कार्ल लैंड स्टीनर साहब की। समझिएगा जरा, ये इतना काम करने के पीछे क्या था, एक इस तरीके का ग्राफ आपके सामने रखने का उद्देश्य क्या था, उस उद्देश्य की भी मैं बात कर लेता हूँ आपसे। देखना जरा, हार्वे साहब थे इंग्लैंड के, ब्रेन साहब थे फ्रांसीसी थे, और रिचर्ड लोबर थे इंग्लैंड के, और ये थे फ्रांसीसी। देखना जरा, रक्त के बारे में और रक्त वर्गों के बारे में या रक्त की जानकारी लेने के लिए होड़ सी मची थी इंग्लैंड और फ्रांस में। जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक, तो कभी फ्रांस के वैज्ञानिक आप देखो, इंग्लैंड के ये आए, फ्रांसीसी ये आगे, इंग्लैंड के ये आगे, फिर फ्रांसीसी आगे, होड़ मची है ना ये चीज़। तो इंग्लैंड वालों में और फ्रांसीसी वैज्ञानिकों में होड़ सी मची थी कि रक्त के बारे में कौन क्या जानकारी दे जाए। तो आप भी होड़ मचा करके अपने दिमाग में ऐसे ही सेट करिए आप इन्हें। 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे साहब ने क्या किया था? परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। इन्होंने बताया कि रक्त हमारे शरीर में एक नलिकाओं के माध्यम से बहता है। किसकी खोज की? परिसंचरण तंत्र की 1628 ईस्वी में। ये बात आपको पहले भी बताया जा चुका है। और क्रिस्टोफर ब्रेन ने जब इतनी जानकारी इनको मिल गई कि अच्छा वाकई में रक्त किसी नली में बहता है, कोई पाइप सी संरचना उसमें बह रहा है, तो इन्होंने क्या किया? सिरिंज बना डाली। किसका निर्माण किया इन्होंने? सिरिंज का। वो जो इंजेक्शन वाला मसला है, वो सिरिंज जिससे आप बहुत डरते हैं, वही सिरिंज जिससे आप डर डर के भाग जाते हैं। कितने लोग होंगे तो हिम्मत नहीं होगी कि डॉक्टर साहब के पास बैठें कि ऐसा है आपके साथ, है होगा। कोरोना वायरस का जो टीका लग रहा था, वाकई में अगर वो मुख से लेने वाला ओरल होता तो पता नहीं कितने लोग आराम से ले जाते। एक ज़माना था कि रेबीज के टीके लगते थे, 14 इंजेक्शनों का सेट आता था और पूरे नाभि के आसपास वो छेद कर दिया जाता था। वो सुन करके हालत ख़राब हो जाती थी। तो इंजेक्शन, वो सिरिंज की खोज कर दी गई क्रिस्टोफर ब्रेन द्वारा, जो कि फ्रांसीसी थे। उन्होंने कहा कि अगर वो नली में बह ही रहा है ना, तो मैं क्यों ना ऐसा कुछ बना ही दूँ कि वहाँ डाल करके निकाल लिया जाए, या वहाँ कुछ लगाना हो तो लगा दिया जाए। ये काम तो इन्होंने कर लिया। आगे देखें, ये जो रिचर्ड लोबर साहब हैं, ये कुछ और आगे बढ़ गए। इन्होंने काम किया, क्या किया? एक कुत्ता पकड़ा इन्होंने, और वो कुत्ता बीमार था। तो इनके दिमाग में जो कुछ भी आया इन्होंने किया। सिरिंज तो इनको मिली गई थी, क्योंकि ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने बना ही डाला था। तो इनके पास वो 59 का मसला है, काफ़ी बीच का गैपिंग था, तो सिरिंज तो ये पाई गए हैं। इनको सिरिंज मिल गई, इन्होंने कुत्ता पकड़ लिया। एक कुत्ता इन्हें बीमार दिखा, उन्हें लगा कि इसके शरीर में रक्त की बहुत ही कमी हो चुकी है। इन्होंने दूसरे कुत्ते को पकड़ा, वो हट्टा कट्टा रहा होगा, मोटा तंदुरुस्त था, उसका उन्होंने रक्त निकाल लिया। दूसरे कुत्ते का रक्त निकाल करके दूसरे कुत्ते पर चढ़ा दिया। यानी
कुत्ता को कुत्ता बना दिया। आप समझना, एक कुत्ते का रक्त दूसरे कुत्ते को चढ़ा दिया, क्योंकि सिरिंज था, उन्होंने नस पकड़ी होगी और डाल दिया होगा, रक्त वहाँ गया उसके शरीर में। बहरहाल सफल हो गई है। ये जो हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, वाकई में ये बहुत बड़ा काम हो गया। ये सफल हो गए, इनकी खुशियों का ठिकाना न रहा होगा कि मैं तो सफल हो गया। दूसरा प्रयास भी इन्होंने किस पर कर लिया? कुत्तों पर ही कर लिया। फिर से ये सफल हो गए। रिचर्ड लोवर साहब को लगा कि मैं बहुत आगे जाने वाला हूँ, करते जाओ, कुत्ते पकड़ते जाओ, और वो कमज़ोर कुत्तों को पकड़ पकड़ करके उसको मजबूत कुत्तों से वो रक्त निकाल करके वो प्रक्रिया वो लगातार कर ही रहे थे। लेकिन ये 2 बार सफलता उन्हें मिली, लेकिन तीसरी बार ये हार गए। चौथी बार फिर चढ़ाया, फिर हार गए, यानी वो कुत्ते मरने लगे। तो रिचर्ड लोवर साहब को लगा होगा कि बहुत अभी दिक्कत है, ये मर जा रहा है। तो चलो, वो तो बात कुत्ते की थी। और अब यहाँ देखना, ये जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं, इन्होंने भी देखा होगा, इनको 66 में ये करते हुए, तो 67 में इन्होंने कहा नहीं नहीं, कुछ हम अलग करेंगे, ये तो कुत्तों वाला काम हम नहीं करेंगे। इन्होंने क्या किया? एक मेमने का रक्त, मेमना समझ रहे हैं ना आप, एक मेमना का यानी एक मेमने का रक्त ये निकाल करके एक मनुष्य को चढ़ा दिया, एक व्यक्ति को इन्होंने ये दे दिया। देखो, ये सीधा प्रयोग कर रहे हैं, वो कुत्ता वगैरह इन्होंने साइड कर दिया। ये ऐसा सब मेरे बस का नहीं है, मैं काम करूँगा उस लक्ष्य की प्राप्ति के हेतु। कौन चढ़ाएगा कुत्तों को रक्त? चलो मनुष्य को चढ़ाते हैं। इन्होंने मेमना का रक्त इस मनुष्य को चढ़ा दिया, वाकई में वो ठीक हो गया, यह भी सफल हो गए। ये पहला प्रयास था डेनिस साहब का, जीत गए, सफलता इन्हें मिली। फिर आगे चल करके इन्होंने दूसरा प्रयास किया, फिर ये सफल हो गए। दूसरे प्रयास में भी ठीक ठाक वही मसला इधर वाला चल रहा था, वो कुत्ता वाला, ये मनुष्य वाला। यहाँ भी ये सफल हो गए, सफलता मिले जा रही, खुशियों से उत्साह बढ़ा जा रहा होगा। लेकिन हुआ क्या? जब ये तीसरा प्रयास करते हैं, जैसे ऊपर मैंने अभी बताया इनके साथ हुआ, वैसे तीसरा प्रयास कुछ इनके साथ भी हुआ। तीसरा प्रयास असफल हो गए, ये असफल हुए, और संबंधित व्यक्ति की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। वो मनुष्य था, उसकी तो पत्नी थी, ये कुत्ता था, इसलिए इसकी पत्नी पता नहीं कहाँ थी, है ना। कुत्ते की पत्नी पता नहीं कहाँ थी, इसका मतलब समझना चाह रहे हैं? इसका मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मनुष्य थे, इनकी पत्नी थी, वो नाराज हो गई और इनके ऊपर केस कर देती है, डेनिस साहब के ऊपर। वही केस ऊपर भी हुआ होता अगर इस कुत्ते ने कहीं शादी की होती, लेकिन जाहिर सी बात रहेगा तो ये कुत्ता ही शादी क्या करेगा, ये है ना। इनका वो कुत्ता वाला जीवन, इसीलिए तो कुत्ता ही कहे जा रहे हैं ना। फिर ये रह गए वही, इन्होंने वो काम किया ही नहीं तो इनकी भी पत्नी इनके साथ खड़ी हो जाती, है कि नहीं? आप सोचो, और अगर इनकी पत्नी होती तो आज उन लोवर साहब को भी ये सज़ा दिला दी होती, होता कि नहीं होता? तो इसने केस कर दिया कि आपने बहुत ही गलत किया, मेरे पति के हत्यारे हैं आप, उनकी जान आपने लिया है, मैं आपको मार तो नहीं सकती हूँ, मैं आपको रक्त तो नहीं चढ़ा सकती हूँ, लेकिन इतना जान लीजिए आपको अब जेल जाना होगा। और उन्होंने केस कर दिया। इसके बाद फ्रांसीसी वो जो मुकदमा चला फ्रांस में, वहाँ इसके बाद स्टे लग गया। स्टे का मतलब रोक लगा दी गई किसी भी ऐसे हरकत के लिए, किसी भी रक्त आदान प्रक्रिया को बंद कर दिया गया और कहा गया कि आज से ऐसा कोई काम कोई भी वैज्ञानिक नहीं करेगा कि जिसमें किसी व्यक्ति की मौत हो जाए। और जब तक रक्त के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल नहीं हो जाएगी तब तक ये प्रक्रिया रोक दी गई और आगामी बहुत वर्षों तक ये मामला रुका रहा। मैं मान के चलता हूँ कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। मैंने इसको एक कहानी सादृश्य आपके सामने रखा। एक वो दौर था, 1628 लिखा ही लिखा है, ये कोई ज़माना था। आज आप 2022 के दौर में हैं। 2022 आप समझ रहे हैं, काफ़ी दूरी है, काफ़ी लंबा गैप है। उस समय ऐसा था कि बहुत ज़्यादा विज्ञान विकसित नहीं था, लोगों को रक्त आदान की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। रक्त की कमी हो जाए रक्त चढ़ा दो, ऐसा कुछ जानकारी उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। प्रयास जारी था। विलियम हार्वे साहब ने 1628 ईस्वी में पहला प्रयास किया, उनको ये पता चल गया। लेकिन 1659 में क्रिस्टोफर साहब ने जब देखा कि नली में बह रही तो उन्होंने सिरिंज बना डाला
रिचर्ड लोबर साहब ने कुत्तों पर प्रयास किया, लगातार प्रयास किया, 1-2 बार सफल हुए, फिर इसके बाद इन्हें हारना पड़ा। डेनिस साहब ने वो सब ताम झाम छोड़ करके सीधा मनुष्य पर ही प्रयास कर लिया, लेकिन ये भी सफल हुए, लेकिन फिर इसके बाद इन्हें भी हार का मुंह देखना पड़ा और संबंधित व्यक्ति की पत्नी ने इन पर केस कर दिया। फ्रांसीसी अदालत ने रोक लगा दिया किस पर, इन तमाम चीज़ों पर, इन तमाम ऐसे कार्यों पर कि जहाँ पर मनुष्य को खतरा है, वो मर सकता है, किसी की जान चली जाएगी। ऐसा करके फ्रांसीसी अदालत ने इसे रोक लगा दिया। और जब ये फ्रांस में रोक यानी बैन हो गया, ये मान के चले पूरी दुनिया ने इसका अनुसरण किया, हर जगह ये काम रोक दिया गया। इंग्लैंड वाले घबरा गए होंगे कि अरे भैया अगर ऐसा कुछ होगा तो लोबर साहब अगर आज आपको कुत्ता ना होता तो अपनी दशा आप भी सोच सकते थे। तो लोबर साहब क्या इंग्लैंड में रहने वाले किसी भी वैज्ञानिक हिम्मत नहीं हो रही होगी कि क्या करें, वो उस समय की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ भी ये काम रुक गया होगा, फ्रांस में काम रुक गया होगा, तो जाने दीजिए, रुकने दीजिए। अब हम बात करते हैं आगे। तो ये तो कहानी थी एक छोटी सी, और जिसके बारे में हमने आपको बता दिया और आप उस चीज़ को समझ भी गए होंगे। और अगर आप उसको नहीं समझ पाएँ तो बस इतना समझें, यहाँ परिसंचरण तंत्र आप डाल दें कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, तो आप इस समझ पाइएगा। इन्होंने किसकी खोज की थी? सिरिंज की। वो हमने कहानी बता दिया, बाकी आपके दिमाग में ये रहना चाहिए। इन्होंने कुत्तों पर प्रयास किया था और इन्होंने मनुष्य पर प्रयास किया था। इन्हें भी सफलता 1-2 बार मिली, इन्हें भी मिली, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। फ्रांसीसी अदालत ने रोक लगा दी। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई आपको। अब बात यहाँ आ गई, यानी काफ़ी गैप होने के बाद देखना जरा, इसीलिए मैंने कहा किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कोई काम ऐसा करेगा। तो 1667 से लेकर के जमाना देखिए 1900 का आ गया। तो 1900 जब आ गया तो उसी 1900 के दौर में कहाँ का? ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक, ऑस्ट्रिया के थे। ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक कौन थे? कार्ल लैंड स्टीनर साहब। कार्ल लैंड स्टीनर साहब, जिनका जन्म हुआ था 14 जून 1688, यानी इसके बाद तो ये पैदा ही हुए हैं, ये उस समय थे ही नहीं, क्योंकि आप सोचें 1667 तक तो ये सब निकल चुका था। ये 14 जून 1688 को आए ही, और इन्होंने जब ये जन्म लिए होंगे तो कुछ बाद में इन्होंने ऐसा काम किया होगा। तो ऑस्ट्रिया के कार्ल लैंड स्टीनर साहब ने 14 जून 1688 को इनका जन्म हुआ था। ये पूरी जानकारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा उत्तर आपको मिलने वाला है। जन्म हुआ था, इन्होंने रक्त वर्ग की खोज की। रक्त वर्ग की अगर खोज पूछी जाए किसने की, तो आप बताइएगा कार्ल लैंड स्टीनर ने। अब पूरी कहानी समझें आप। कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त वर्ग की खोज की। उन्होंने बंदर पकड़ा, और बंदरों को ही पकड़ ही रहे थे ये, मनुष्य ये भी नहीं चुन रहे थे। वो डर रहे थे ना कि कहीं कुछ भयानक स्थिति ना हो जाए। और हो सकता है अपने पूर्वजों से, अपने पुरखों से बात सुनी रही हो कि ऐसा एक लोग कर रहे थे, जेल में है, जेल में थे, है ना। तो इनको लगा होगा नहीं मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। तो इन्होंने बंदर पकड़ना शुरू कर दिया, और ये बंदर पर देख रहे थे। तो एक बंदर पर इन्होंने कुछ इस तरीके का एंटीजन दिखा। देखना जरा, मैं बता रहा हूँ, ये बंदर की कोशिका है आरबीसी। कौन सी कोशिका है? आरबीसी। बंदर का आरबीसी है। उन्होंने देखा कि इस पर कुछ इस त्रिभुज के सदृश कोई संरचना है। फिर उन्होंने कई बंदर देखा होगा, कुछ ऐसी प्रक्रिया चल रही थी। इनको एक बंदर और मिला, और उसकी आरबीसी में कुछ इस तरीके की संरचना थी, ऐसे करके, ठीक। इसके बाद ये निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं, तब तक इन्हें एक बंदर ऐसा भी मिल गया जिसमें ऐसी कोई संरचना नहीं थी। तो ये प्रक्रिया ये लगातार कई वर्षों तक करते रहे कार्ल लैंड स्टीनर साहब। कई वर्षों तक अनवरत इन्होंने ये काम किया। इसके बाद ये निष्कर्ष पे पहुंचे कि रक्त वर्ग ये है, जो इस तरीके की संरचना है उसको क्या बता दिया उन्होंने? ए। इसको क्या बता दिया? बी। और जिसमें कोई नहीं है उसको 0 यानी ओ बता दिया। क्लियर है ना? आसान। जिस पर इन्होंने देखा ए बी ओ करके बता दिया। इस पर इस तरीके की है तो इस पर ये, इस पर ये, कोई बात नहीं। इन्होंने देखा क्या था, ये नाम क्या है जो आरबीसी पर मिल रहा है, ये एक प्रकार का एंटीजन है। यही मैंने आपको देखिए शुरुआत में ही बताया कि आरबीसी पर क्या मिलता है? एंटीजन।
और WBC क्या बनाती है, एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी कहाँ मिलेगी, प्लाज्मा में। क्लियर है ना बात। अब इसका बहुत बड़ा कैलकुलेशन है आपके सामने, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर एंटीजन मिल गया, यहाँ की जो संरचना कुछ इस तरीके की थी उसे हम क्या बोल दिए, बी रक्त वर्ग बोल दिया। कि किसने, कार्ल एंड स्टीनर साहब ने। यहाँ जो कुछ नहीं मिला उसे उन्होंने ओ कह दिया, है ना। तो इसका मतलब साफ है कि ए, बी और ओ रक्त वर्ग की खोज किसने की, तो आपका जवाब हो जाएगा कार्ल एंड स्टीनर साहब ने ए, बी और ओ रक्त वर्ग की खोज की। और ये कब की, तो उसका आंकड़ा यहाँ मैंने लिखा ही था 1900/1901। किसी किसी किताब ने 2 भी छाप दिया है, लेकिन आप यहाँ बने रहें, ये जानकारी आपके लिए सटीक है। 1900 या 1901 अगर आएगा तो आप उस हिसाब से आप टिक करिएगा। आगे समझिएगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर रक्त वर्ग तो 4 हैं, फिर आप तो 3 ही बता रहे हैं। 3 मैं इसलिए बता रहा हूँ जिसे कार्ल एंड स्टीनर साहब ने खोजा था, है ना। बाकी तो अब मैं बता ही रहा हूँ, जो ए बी रक्त वर्ग है, ए बी रक्त वर्ग की खोज किसने की थी, डी कास्टेलो, ये इन्हीं के समकक्ष थे, सब इन्हीं के आसपास के मान के चले रहने वाले, डी कास्टेलो एवं स्टर्ली। ये 2 वैज्ञानिकों ने ए बी रक्त वर्ग की खोज की। उन्होंने देखा होगा, अब आप मान के चल सकते हैं, जिसमें ये दोनों एंटीजन आ गए होंगे, जैसे ए बी ऐसे आया, इन्हें कोई एक ऐसी कोशिका मिली, एक ऐसा आरबीसी मिला जिस पर ऐसा भी था और जिस पर ऐसा भी था। इन्होंने इसे क्या कह दिया, ए बी कह दिया। तो चारों रक्त वर्ग की खोज हो गई, लेकिन अधिकतम जो ये तो फार्मूला सेट किसने कर दिया था, कार्ल एंड स्टीनर ने। इसीलिए एक नज़र में, एक बार में, अगर कभी भी आपका एग्जामिनर आपसे कहे कि रक्त वर्ग की खोज किसने की, तो आपको हमेशा उत्तर कार्ल एंड स्टीनर ही देना है। उन्होंने रक्त वर्ग की खोज की, एक बहुत बड़े संकट से पूरी दुनिया को इन्होंने निकाला कि अब रक्त दिया जा सकता है, बड़े आराम से वो काम किया जा सकता है। ये फार्मूला इन्होंने सेट कर दिया, तो रक्त वर्ग की खोज कर डाली इन्होंने। अब जरा ध्यान देना, हम लोग रक्त आधान की प्रक्रिया पर जाएं तो हम इतना जान लें कि रक्त वर्ग कैसे बना। क्लियर है ना। अब जरा समझें, अगर हम लोग ये बात जान ही चुके हैं कि रक्त वर्ग वाला ये टॉपिक कैसे ही निकलेगी, तो सच में समझें, ये कोई आरबीसी है, उस पर ये संरचना है, तो इसका मतलब इसमें कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन है, कोई डाउट नहीं। अगर कोई इस तरीके की संरचना है, इसका मतलब उस पर बी एंटीजन है। और अगर कोई संरचना इस तरीके की है, इसका मतलब उस पर ए बी एंटीजन है। और अगर एंटीजन का मतलब एक प्रकार की प्रोटीन, क्लियर है ना, एंटीजन का मतलब एक प्रकार की प्रोटीन होती है। अब समझें, अगर कोई कोशिका इस तरीके की है और उस पर कोई भी ये संरचना नहीं है, तो उसका मतलब होगा इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, यानी एंटीजन अनुपस्थित है, एंटीजन नहीं है। अब समझ जाइए, नामकरण कैसे हो गया। नामकरण ऐसे ही हो जाएगा, जिसमें ए एंटीजन है उसे ए रक्त वर्ग कहा गया। कौन सा वर्ग, ए रक्त वर्ग। जिसमें बी एंटीजन था उसे बी रक्त वर्ग कहा गया, और जिसमें ए बी एंटीजन है उसे ए बी रक्त वर्ग कहा गया, ए बी रक्त वर्ग। और जिसमें कोई एंटीजन नहीं था उसे ओ रक्त वर्ग कहा गया। डाउट क्लियर है ना। ए रक्त वर्ग, बी रक्त वर्ग, ए बी रक्त वर्ग, यहाँ कोई एंटीजन नहीं है उसे ओ रक्त वर्ग ऐसा कह दिया गया। अब मेरा प्रश्न है आपसे, अगर मैं ए रक्त वर्ग का हूं, अभी बहरहाल टॉपिक के आगे जाएगी, अगर मैं ए रक्त वर्ग का हूं तो मेरा फिगर आप कैसे बनाओगे, ऐसे ही तो मेरे आरबीसी का चित्र आप ऐसे ही तो बनाओगे जैसा ये बना है। आप कहोगे सर आप ए रक्त वर्ग के हैं, तो इसका मतलब आपका आरबीसी होगा और आप पर इस तरीके का एक बर्थडे वाला निशान बन जाएगा, है ना, टोपी लगा दिया जाएगा, तो आप ए रक्त वर्ग के हो जाएंगे। और जब आप पर कोई एंटीजन नहीं होगा, मान लीजिए मैं ओ रक्त वर्ग का हूँ, तो मेरे ऊपर कोई निशान नहीं लगाया जाएगा। इस बात को तो आप समझ ही गए ना। यही काम किया था कार्ल एंड स्टीनर साहब ने। तो मैं मान के चलता हूँ ये बात आपको विधिवत समझ में आ गई है, और आप इसे चाहें तो नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 14 जून 1688 को वो कार्ल एंड स्टीनर साहब का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। इसीलिए
आपसे जब भी पूछा जाए विश्व रक्तदान दिवस या रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व रक्तदान दिवस या विश्व रक्तदाता दिवस, ये बात अगर आए तो आप इसका जवाब क्या दीजिएगा, 14 जून दीजिएगा, क्योंकि इसी दिन आपके कार्ल एंड स्टीनर जिन्होंने रक्त वर्ग की खोज की उनका जन्म हुआ था, इस वजह से ऐसा ये काम किया जाता है। तो एंटीजन की बात आप जान चुके हैं, रक्त वर्ग की बात आप जान चुके हैं, लेकिन अभी भी रक्त देना मुनासिब नहीं है, वो बहुत ही कठिन काम है, इतनी आसानी से रक्त देने की प्रक्रिया संभव नहीं हो पाएगी। अब काम क्या करना है, आपको ये जान लेना है कि ये किसी का रक्त वर्ग ए है, किसी का रक्त वर्ग बी है, और किसी का रक्त वर्ग ए बी है, और किसी का रक्त वर्ग ओ है। तो जिसमें ए एंटीजन ए रक्त वर्ग, जिसमें बी एंटीजन बी रक्त वर्ग, जिसमें दोनों एंटीजन ए बी रक्त वर्ग, जिसमें कोई एंटीजन नहीं वो ओ रक्त वर्ग। ध्यान देना, ये सीधा पूछा जाता है निम्न में से किसमें एंटीजन नहीं पाया जाता और निम्न में से किसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ऐसा प्रश्न एग्जामिनर करता है, इसलिए बहुत ही साहूलियत से प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार रहें। अब ध्यान दें, जिस रक्त वर्ग में यानी जिस आरबीसी पर ए एंटीजन है उसी प्लाज्मा में आरबीसी में ए एंटीजन है, तो पक्की बात है उस प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन होगी, इस बात को भी समझ लें। उस प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती है ना, बताया ना अभी आपको हमने, एंटीबॉडी कहाँ होती है, प्लाज्मा में। तो उस प्लाज्मा में एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी, और इस बात को ध्यान देना ये स्मॉल में दर्शाया जाएगा, ऐसे। क्लियर है ना, यानी एंटीजन को कैपिटल में और एंटीबॉडी को कैसे दर्शाना है आपको, स्मॉल में। जिस आरबीसी में ए एंटीजन होगा उस प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी होगी, कोई दिक्कत नहीं। और देखना, जहाँ बी एंटीजन होगा वहाँ पर ए एंटीबॉडी होगी, जहाँ पर ए बी एंटीजन होगा वहाँ पर कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, और जहाँ पर कोई एंटीजन ही नहीं होगा वहाँ पर दोनों ही एंटीबॉडी होंगी। इस बात को ध्यान दें, ये क्लियर कर दिया हमने, और ये सारी बातें आपके सामने अब स्पष्ट हो गई है। आप ये मान पाए हैं कि एंटीजन कहाँ होगा और एंटीबॉडी कहाँ होगा। हम रक्त आपको चढ़ाई दें, लेकिन इसके पहले ये जान लीजिए कि एंटीजन है ये और ये एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी हमेशा विपरीत है, देखिए ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी है, बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी है ना, और ए बी है तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, और जहाँ पर कोई एंटीजन ही नहीं है वहाँ पर दोनों एंटीबॉडी हैं। ये इतना बड़ा काम हो गया, और इसके आधार पर रक्त आदान की प्रक्रिया चालू भी हो गई और वो रक्त दिया भी जाने लगा, और वाकई में 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किए गए। नोबेल पुरस्कार भी दे दिया गया, कब, 1930 ईस्वी में। किसे, कार्ल एंड स्टीनर साहब को रक्त वर्ग की खोज के लिए 1930 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार दे दिया गया। परंतु वो बहुत ही दिनों तक वो चल नहीं पाया, क्योंकि रक्त देना और लेना वो जो प्रक्रिया चल रही थी, जो इन्होंने ये काम किया था, वाकई में वो बहुत लंबा नहीं चला, क्योंकि समस्या अभी भी बनी थी। और वो बनी क्या थी, एक नए एंटीजन की, जो ये रक्त दिया जा रहा है। यहाँ समझ लीजिए एक बार पुनः, ए बी और ओ, ए बी और ओ, ये मैं अगर ऐसा लिख दे रहा हूँ तो बहुत आसान फार्मूला है। ये रक्त वर्ग हैं, ए वाला ए को रक्त दे सकता है, ए वाला ए बी को दे सकता है, यानी जहाँ ये दिखेंगे उन्हें दे सकते हैं। तो देना तो बड़ा आसान है, लेने में समस्या है। समझिए, बी वाला बी को दे सकता है, बी वाला ए बी को दे सकता है, ए बी वाला केवल ए बी को देगा, और ओ वाला सबको दे सकता था। तो ये एक जनरल बात थी, सामान्य बात थी। इन्हें सर्वग्राही कहा गया, क्योंकि ये सबसे ले रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, इन्हें रिसीवर कहा गया, और ये सबको दे रहा है और ले केवल एक से रहा है, इसे डोनर कहा गया, सर्वदाता कहा गया, ओ को। तो ये प्रक्रिया चल रही थी रक्त देने वाली। 1930 ईस्वी में ये अच्छे काम के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दे दिया गया। समस्या बढ़ गई कि ये वाला ए को दे रहा था तब भी मर जा रहा था, उसके रक्त में तब भी क्लोटिंग हो जा रही थी, ये समस्या बनी। बी वाला बी को दिया तब भी ये दिक्कत आ गई। तब लैंड स्टीनर साहब को लगा कि अभी कुछ और है। इन्होंने फिर बंदर पकड़ना शुरू किया
और वही प्रक्रिया फिर दोहराना शुरू किया, उनकी आरबीसी को चेक करना शुरू किया कि कहीं कुछ और तो नहीं है। और ये काम वो कर ही रहे थे, हम इस काम को लगातार कर रहे हैं। और हम लोग ये मान के चलें कि जब वो इस नतीजे पर पहुंचने ही वाले थे, और हम ये भी कहने वाले थे कि वो नतीजे पे पहुंचे आप, और हम आपका नतीजा दूसरी क्लास में बताएंगे। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये क्लास, अब तक की ये टॉपिक समझ में आई होगी। और मैं यहीं से वो नतीजे वाली बात 1930 के बाद वाली बात, जब वो समस्याओं से घिर गए, जब रक्त देने पर ये फिर समस्या आने लगी, तो जब कार्ल एंड स्टीनर साहब पुनः खोज में जुट गए, सक्सेस भी होते हैं। इन तमाम बातों पर चर्चा आगे होगी, उस RH फैक्टर की बात आगे होगी नेक्स्ट क्लास में, प्रसंचरण तंत्र की सीरीज नंबर 5 में पुनः हम मिलेंगे आपसे। और मैं मान के चलूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नई कक्षा में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।